एक गांव में एक किसान यूनिस रहता था। उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा हसन, दूसरा बेटा राजू और सबसे छोटा बेटा आसिफ। दोनों बड़े बेटे शादीशुदा थे, अपने घरों और खेतों में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मगर किसान का दिल हमेशा अपने छोटे बेटे आसिफ पर ही आता था। लेकिन आसिफ ना काम करता था, ना कोई जिम्मेदारी उठाता। गांव वाले उसे निकम्मा और नालायक कहने लगे। एक दिन यूनिस अपनी बीवी से बोला, अल्लाह ने इस बार हम पर बड़ा करम किया है, फसल बहुत अच्छी हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि जब हम ये फसल बेचेंगे तो हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और अच्छी खासी रकम बच भी जाएगी। हाँ, हमारे तीनों बेटों ने बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है कि आसिफ भी अब मेहनती हो गया है। हसन, राजू और आसिफ तीनों ने इस बार मेरा बहुत साथ दिया है। उन्हीं की वजह से तो फसल इतनी अच्छी तैयार हुई है। यूनिस और उसकी बीवी आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में छोटा बेटा आसिफ अंदर आया। अब्बा जान, जमींदार साहिब अभी घर आए थे। कह रहे थे कि अपने वालिद से कहो, बहुत दिन हो गए हैं कर्ज लिए हुए। अब जब फसल बेचो तो सबसे पहले मेरा पैसा वापस कर देना। यूनिस ने नरमी से जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं और तुम्हारी माँ भी यही बात कर रहे थे कि जमींदार साहिब के पैसे चुका दिए जाए। बहुत वक्त गुजर गया है, सुबह ही ये फसल बेचने जाना है। इस बार तुमने भी बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है तुम अब अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हो, इसीलिए सुबह मैं और तुम इकट्ठे फसल बेचने चलेंगे। अभी जाओ, अपने भाइयों को बुला लाओ ताकि आज सारी कपास की फसल काट ले। आसिफ अपने दोनों भाइयों को बुला लाया और तीनों ने मिलकर सारी फसल काटी और बोरियों में भर दी। कुछ देर बाद हसन बोला, अब्बा जान, अम्मा ने बताया कि आप आसिफ को अपने साथ फसल बेचने ले जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं भी साथ चलूं। यूनिस मुस्कुरा कर बोला, नहीं हसन, इस बार मैं आसिफ को साथ ले जा रहा हूं ताकि वह भी देखे कि दुनिया के मामले कैसे होते हैं। यूं आसिफ और यूनिस दोनों ने बोरियों को बैलगाड़ी पर लाद कर मंडी की तरह रवाना हो गए। सफर लंबा था। बाप बेटा बातें करते हुए आखिरकार मंडी पहुंचे, मगर जब वहां पहुंचे तो मंडी बंद थी और बहुत से ताजर बाहर खड़े थे। यूनिस ने एक आदमी से पूछा, भाई क्या हुआ, सब ताजर बाहर क्यों खड़े हैं, मंडी बंद क्यों है? आदमी ने जवाब दिया, आज यहाँ हड़ताल है, इसलिए मंडी बंद कर दी गई है। सब ताजर दूर दूर से आए हैं, इसलिए रात यही रुकेंगे। कल मंडी खुलेगी, तभी सौदा होगा। ये सुनकर यूनिस और आसिफ ने भी वही रात गुजारने का इरादा किया। कुछ देर बाद आसिफ अपने बाप से बोला, अब्बा जान, आप घर चले जाएं और आराम करें, मैं यही हूं। सुबह आप वापस आ जाइएगा, मैं फसल की अच्छी तरह देखभाल कर लूंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। फिक्र न करें। आसिफ की बात मानकर यूनिस घर वापस चला गया। उसने अपनी बीवी राजू और हसन को भी बताया कि मंडी बंद है। इसी तरह रात हो गई। आसिफ ने तन्हाई में सोचा, कितना वक्त हो गया मुझे यहाँ बैठे हुए, क्यों कुछ देर लेट जाऊं, थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर उठ जाऊंगा। ये सोचकर आसिफ वही करीब एक झोंपड़ी में जाकर लेट गया। शायद ये किस्मत का ही खेल था। जैसे ही आसिफ सोया, आसमान पर अचानक काले बादल छा गए और जोरदार तूफानी बारिश शुरू हो गई। घर में यूनिस की बीवी घबरा कर बोली, यूनिस, देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। आसिफ को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था, कहीं फसल खराब ना हो जाए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं अभी मंडी की तरफ जा रहा हूं। यूनिस की बीवी बोली, आप अकेले मत जाइए, हसन या राजू में से किसी को साथ ले जाइए, मैं अभी बुलाती हूं। यूनिस ने हसन को साथ लिया और जल्दी जल्दी मंडी की तरफ रवाना हो गया। उधर आसिफ गहरी नींद में सो रहा था और बारिश ने सारी कपास की फसल तबाह कर दी। जब यूनिस वहां पहुंचा तो मंजर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारी कपास खराब हो चुकी थी और जमीन पर इधर उधर बिखरी हुई थी। यूनिस गुस्से और दुख से आसिफ के पास गया और बोला, मैंने पहली बार तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे उसका ये नतीजा दिया। तुम्हारी वजह से हम सबकी मेहनत पानी में बह गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक जिम्मेदारी तुम्हें दी गई थी और तुम यहां सो गए। मैंने समझा था कि तुम अब अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हो, इसीलिए मैंने तुम पर एतबार किया, मगर मैं गलत था। गांव वाले ठीक कहते हैं, तुम कामचोर और नालायक हो। हसन ने तल्खी से कहा, अब्बा जान, मेरा तो पहले ही दिल नहीं मान रहा था कि आप उसे साथ ले जाए। देखिए, अंजाम आपके सामने है। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई और उसकी वजह यही आसिफ है। अब हम क्या करें? रात भर की तूफानी बारिश में यूनिस की सारी फसल बह गई। अपने बेटे आसिफ की वजह से, जिसके बारे में वह जानता था कि वह काहिल और लापरवाह है, यूनिस ने नुकसान खुद भुगता।
जब जमींदार को ये खबर मिली तो वो अपने साथ 2 आदमी लेकर यूनिस के घर आ पहुंचा। हाँ यूनिस, वो पैसे याद हैं जो तुमने मुझसे कर्ज लिए थे? अब वक्त आ गया है, मेरा कर्ज वापस करो। यूनिस ने रंजीदा लहजे में कहा, जमींदार साहिब, फसल तो बारिश ने बर्बाद कर दी, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। जमींदार सख्ती से बोला, नहीं यूनिस, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अब मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए, कल तक पैसे दे देना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर बड़े बेटे हसन और राजू अपने अपने घरों में जा बैठे। दोनों सोचने लगे, कहीं कर्ज की तलवार उन पर न चल पड़े। हसन बोला, राजू मेरी बात मानो, हम अलग हो जाते हैं, अबा का कर्ज कहीं हम पर न आ जाए, और फिर हमारे पास है ही क्या, हमारा तो अपना गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है। राजू ने हाँ में सर हिलाया, हाँ बेहतर यही है कि हम दूर रहें वरना हम भी बर्बाद हो जाएंगे। यूं दोनों बेटों ने अपने बाप को हालात के रहम व करम पर छोड़ दिया। अब जमींदार भी वहां से जा चुका था और यूनिस के दोनों बड़े बेटे भी उसके पास नहीं थे। यूनिस अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह सोचने लगा कि आखिर वह जमींदार का कर्ज कैसे चुकाए। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह दिल ही दिल में कहने लगा, ए अल्लाह, मेरे ही बेटे मुझे छोड़ गए, अब जीने का क्या फायदा। मैंने कभी सोचा भी न था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। ये सोचकर यूनिस खुदकुशी के इरादे से खेतों की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर उसने एक दरख्त पर रस्सी बांधी और जैसे ही वो खुद को लटकाने ही वाला था, अचानक उसका बेटा आसिफ वहां पहुंच गया। उसी वक्त गांव का एक आदमी भी वहां आ गया। दोनों ने दौड़कर यूनिस को खुदकुशी से रोक लिया। यूनिस ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा मैं बहुत थक गया हूं, न बेटे साथ है, न किस्त बाकी रही, न कर्ज अदा कर सकता हूं, अब तो बस मौत ही मेरा सहारा लगती है। आसिफ ने रोते हुए कहा, नहीं अबा, आप मुझे नालायक कहते थे, लेकिन आज से मैं अपनी गलती सुधारूंगा। अगर आप न रहे तो मैं किसके सहारे जीऊंगा, आपकी जिंदगी ही मेरा हौसला है। यूनिस ने अफसरदा लहजे में कहा, आसिफ तू मुझे क्यों रोक रहा है, मेरे सर पर बहुत कर्ज है, मैं दुनिया का सामना नहीं कर सकता, और कल जमींदार को कर्ज कैसे दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। आसिफ ने बाप के हाथ पकड़कर कहा, जी अबा, मैं वादा करता हूं, अब से मैं दिन रात मेहनत करूंगा, कर्ज भी उतारूंगा और हमारी किस्त भी वापस लाऊंगा, मगर आपको खोना नहीं चाहता। यूनिस की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसिफ को गले लगा लिया। बरसों बाद उसे दिल के अंदर से सुकून महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद यही बेटा, जिसे वह नालायक समझता था, दरअसल उसका सबसे वफादार सहारा है। जब गांव के जमींदार को यह खबर मिली कि यूनिस खुदकुशी करने लगा था तो वो फौरन उसके घर आया। यूनिस, मैंने सुना तुम अपनी जान लेने वाले थे, ऐसा कदम मत उठाना, मैं तुम्हें 6 महीने की और मोहलत देता हूं, फिर से खेत में फसल बोकर बेच देना और उसके बाद मेरा कर्ज वापस कर देना। यूनिस की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। जमींदार साहब, बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और 6 महीने के अंदर आपके पैसे जरूर वापस कर दूंगा। यूनिस और आसिफ बहुत खुश हुए। उन्होंने दोबारा जमीन में बीज बो दिए, मगर चंद दिनों बाद यूनिस ने देखा कि हर सुबह फसल कम हो जाती है, रातों रात कोई आकर फसल खा जाता था। यूनिस ने परेशानी से कहा, बेटा आसिफ, ये सब क्या हो रहा है, कोई हमारी फसल चोरी कर जाता है, आज रात तुम ही पहरा दो, देखो तो सही ये राज क्या है। आसिफ ने इत्मीनान से कहा, जी अबा, आप फिक्र ना करें, आज रात मैं ही खेत में रुकूंगा और देखूंगा कि असल माजरा क्या है। यूं आसिफ रात को पहरा देने के लिए खेत में बैठ गया। अंधेरी, बैठे बैठे यूनिस के पास करने को कोई काम नहीं था, इसीलिए वह आसमान पर चमकते हुए सितारे गिनने लगा। वक्त गुजरता गया। आखिरकार आधी रात के करीब उसे घोड़े के चलने की आवाज सुनाई दी। आसिफ ने चौंक कर देखा तो सामने एक नहायत हसीन सफेद घोड़ी दौड़ती हुई आती दिखाई दी। आसिफ फौरन दरख्त की छांव में छिप गया और गौर से घोड़ी को देखने लगा। वह बोला, अच्छा तो यही है वो जिसकी वजह से हमारी फसल रोज कम होती जा रही है, आज तो मैं इसे जरूर पकड़ लूंगा। जब घोड़ी घास खाने में मसरूफ हुई तो आसिफ लपक कर उस पर सवार होने लगा। घोड़ी ने आसिफ को देखा तो फौरन भागने लगी, मगर आसिफ ने जोर से छलांग लगाई और घोड़ी की पीठ पर चढ़ गया। फिर उसने मजबूती से लगाम पकड़ ली। घोड़ी ने बहुत उछल कूद की ताकि आसिफ को गिरा दे, मगर आसिफ भी अपनी जिद का पक्का था। आखिरकार घोड़ी थक कर रुक गई और आसिफ से बोली, मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ दो और 3 दिन तक किसी महफूज जगह पर रखकर मेरा खाने पीने का इंतजाम करो, फिर उसके बाद अगर तुम मुझे आजाद कर दो
तो मैं तुम्हें एक नायाब तोहफा दूंगी। ये सुनकर आसिफ बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज तक किसी ने उसे कोई तोहफा नहीं दिया था। उसने घोड़ी को एक सुनसान जगह पर आराम से पहुंचा दिया और रोज उसे दाना पानी देने लगा। 3 दिन बाद जब आसिफ वहां पहुंचा तो हैरत से देखता रह गया। घोड़ी ने 3 बच्चे जन्म लिए थे। तीनों नहायत खूबसूरत थे। 2 तो जरा बड़े और ताकतवर थे, लेकिन तीसरा बच्चा इतना नन्हा मुन्हा था कि बिल्कुल खिलौने जैसा लगता था। आसिफ उस नन्हे घोड़े को देखकर बहुत खुश हुआ। घोड़ी ने आसिफ से कहा, बड़े बच्चों को तुम बादशाह के हाथ बेच देना, मगर इस नन्हे घोड़े को न देना और न बेचना। ये सारी उम्र तुम्हारी खिदमत करेगा और तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। और घोड़ी की बातें गौर से सुनता रहा। जब उसने नजरें उठाकर घोड़ी का शुक्रिया अदा करना चाहा, तो देखा कि घोड़ी वहां से गायब हो चुकी थी। आसिफ हैरत से बैठा रह गया। उसके बाद से वो रोज उन तीनों घोड़ों को खिलाता पिलाता और उनकी परवरिश करता रहा। यूं कई हफ्ते गुजर गए। इस दौरान घोड़े बहुत तेजी से बड़े हो गए, मगर नन्हा घोड़ा वैसा ही छोटा सा रहा। एक दिन इत्तेफाक से जब आसिफ सो गया तो राजू वहां पहुंच गया जहां ये घोड़े बंधे थे। उसने घोड़ों को देखा तो उसके दिल में लालच आ गया। वह बोला, अरे वाह, कितने हसीन घोड़े हैं, जल्दी से इन्हें साथ ले चलते हैं। राजू ने कहा, इन्हें बेचकर अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। वो फौरन हसन को बुला लाया। कल शहर में मेला लगने वाला है। बादशाह के अस्तबल के लिए भी लोग घोड़े खरीदने आएंगे। चलो इन घोड़ों को कल वहीं बेच डालें। हसन बोला, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो जल्दी से इन्हें यहां से ले चलते हैं। राजू ने कहा, नहीं, अभी वक्त मुनासिब नहीं। हम कल सवेरे सवेरे आकर इन घोड़ों को ले जाएंगे। चुनाचे दूसरे दिन सुबह दोनों चुपके से आए और दोनों बड़े घोड़ों को लेकर रवाना हो गए। बस वह नन्हा सा घोड़ा अकेला रह गया। कुछ देर बाद जब आसिफ वहां पहुंचा तो घोड़े न देखकर बहुत परेशान हुआ। इतने में नन्हा घोड़ा उसके पास आया और बोला, तुम्हारे भाई ये घोड़े ले गए हैं ताकि इन्हें बेच डाले। नन्हे घोड़े को बोलते देखकर आसिफ हैरान रह गया। वो बोला, अच्छा तो तुम्हें बोलना भी आता है, लेकिन पहले कभी तुमने बात क्यों नहीं की? नन्हा घोड़ा मुस्कुरा कर बोला, अब तक मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। खैर, अब देर नहीं करनी चाहिए। तुम फौरन मेरी पीठ पर सवार हो जाओ ताकि हम तुम्हारे भाइयों से वो घोड़े वापस ले सके। आसिफ ने जल्दी से उस नन्हे घोड़े की पीठ पर सवार हो लिया। फिर घोड़ा बिजली की रफ्तार से हवा में दौड़ने लगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि आसिफ ने सामने अपने दोनों भाइयों को आते देखा। आसिफ ने झट से जाकर उन्हें पकड़ लिया। आसिफ को देखकर दोनों भाई घबरा गए और बातें बनाने लगे। हम तो इन घोड़ों पर सवार होकर सिर्फ मेला देखने जा रहे थे, हमें गलत मत समझना। आसिफ मुस्कुरा कर बोला, अच्छा, बहुत खूब, चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ मेला देखने चलता हूं। शहर में बड़ी शान व शौकत से मेला लगा हुआ था। लोग दूर दूर से आए थे और बादशाह के अस्तबल का हाकिम और उसके खास खादिम भी मौजूद थे। जब उनकी निगाह आसिफ के दोनों घोड़ों पर पड़ी तो वह तारीफ किए बिना न रह सके। एक ने कहा, अरे वाह, ये घोड़े तो बेमिसाल हैं। मैंने आज तक इतने खूबसूरत घोड़े नहीं देखे। बादशाह को फौरन खबर करनी चाहिए, वो यकीनन इन घोड़ों को खरीद लेंगे। दूसरा बोला, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं अभी बादशाह के पास जाता हूं और खबर देता हूं। तुम यहां ठहरो और इन घोड़ों पर नजर रखो, कहीं कोई दूसरा न खरीद ले। वह शख्स फौरन बादशाह के पास गया और अर्ज किया, जहां पनाह, मेले में 2 नहायत हसीन व जमील घोड़े फरोख्त के लिए आए हैं, अगर इजाजत हो तो हम इन्हें खरीद लें। बादशाह बोला, वाकई, अगर वह इतने ही खूबसूरत है तो फौरन इन्हें ले आओ। चुनाचे आसिफ अपने दोनों घोड़ों के साथ बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने जब घोड़ों को देखा तो हैरत से कहने लगा, बेशक ये घोड़े तो नहायत नायाब है, मैं इन्हें अपनी खास सवारी के लिए खरीदूंगा। यूं सौदा तय हो गया। बादशाह ने आसिफ को 2 थैलियां अशरफियों की दी और घोड़े खरीद लिए। मगर जब बादशाह के मुलाजिम घोड़ों को ले जाने लगे तो वो घोड़े सिर पर उतर आए और जाने से इनकार कर दिया। इस पर अस्तबल का हाकिम बोला, जहां पनाह, ये घोड़े इस लड़के के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। सारी सूरत-ए-हाल देखकर बादशाह ने आसिफ से कहा, ये घोड़े तुम्हें छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहते, इसलिए आज से तुम भी हमारे साथ रहोगे। मैं तुम्हें घोड़ों के अस्तबल का काम देता हूं। आसिफ ने अशरफियों की थैलियां अपने भाइयों और अपने वालिद के हवाले कर दी और खुद बादशाह के साथ रहने लगा। उसके वालिद ने जमींदार को कर्ज वापस कर दिया
बादशाह के महल में आसिफ के दिन बहुत आराम व आसाइश के साथ गुजरने लगे। उसका नन्हा सा घोड़ा हर वक्त उसके साथ रहता था। मगर अस्तबल के हाकिम को आसिफ से हसद होने लगा। उसने आसिफ के खिलाफ बादशाह के कानों में बातें भरनी शुरू कर दी। एक दिन वह बादशाह से बोला, महाराज, ये आसिफ बड़ी बड़ी बातें करता है। एक दिन कह रहा था कि अगर मैं चाहूं तो सुनहरी हिरन भी पकड़ कर ला सकता हूं, जिसे आज तक कोई भी पकड़ नहीं सका। यह सुनकर बादशाह बहुत तजस्सुस से बोले, क्या वाकई वो सुनहरी हिरन जो दूर दक्षिणी इलाके में रहती है, आसिफ उसे पकड़ सकता है? हाकिम ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैंने खुद सुना है। वो कल मुझे ये बता रहा था। जाओ, आसिफ को फौरन हाजिर करो। आसिफ हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे सुनहरी हिरन लाने की फरमाइश की। आसिफ हैरान होकर बोला, सुनहरी हिरन? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला मैं उसे कैसे ला सकता हूं? आज तक कोई भी उसे नहीं पकड़ सका। इस जवाब से बादशाह बहुत नाराज हुए और बोले, अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम मेरी इताअत नहीं करोगे। जाओ, 3 दिन के अंदर हिरन को पकड़कर हमारे सामने पेश करो, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ जाएगी। बेचारे आसिफ ने यह सुनकर खुद को बेबस पाया और अस्तबल वापस आ गया। नन्हा सा घोड़ा जब आसिफ को परेशान देखा तो उसने पूछा, मेरे दोस्त, क्या बात है? तुम क्यों परेशान हो? आसिफ ने सारा मामला घोड़े को सुनाया। इस पर घोड़े ने कहा, घबराओ मत, बादशाह से कहो कि वो तुम्हें एक सुनहरी बाल्टी और सुनहरी दाने दे दे और एक रेशमी रस्सी भी दे दे। हम लोग कल सुबह ही रवाना होंगे। बादशाह ने ये सब चीजें मुहैया कर दी और सूरज निकलने से पहले ही आसिफ अपने नन्हे मुन्हे घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। सूरज अभी अच्छी तरह आसमान पर उभरा भी नहीं था कि आसिफ ने निस्फ दुनिया का सफर तय कर लिया था। घोड़े ने कहा, देखो, यही वो दक्षिणी इलाका है जहां सुनहरी हिरन रहती है। दरख्त के नीचे सुनहरी दाने डाल दो और खुद एक दरख्त के पीछे छिप कर खड़े हो जाओ। कुछ ही देर गुजरी थी कि वो सुनहरी हिरन आ गई और दाना खाने लगी। आसिफ ने रेशमी रस्सी का फंदा बनाकर बड़ी जोर से हिरन के सर पर फेंका। फंदा बिल्कुल हिरन की गर्दन में बैठ गया। आसिफ ने तेजी से रस्सी खींचना शुरू की। फंदा हिरन की गर्दन में सख्त हो गया। हैरानकन तौर पर हिरन पकड़ी गई तो आसिफ ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और वापस लौट आया। बादशाह ने जब सुनहरी हिरन को देखा तो बेहद खुश हुआ, मगर अस्तबल का हाकिम और भी ज्यादा जल गया। वो सोच रहा था कि आखिर ये आसिफ इतनी जल्दी वो हिरन कैसे पकड़ लाया। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। यूं दिन गुजरते गए और बादशाह का एतबार आसिफ पर बढ़ता गया, मगर ये मामला अस्तबल के हाकिम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। फिर एक दिन उसने बादशाह से कहा, हुजूर, ये आसिफ बड़े बड़े दावे करता रहता है। कल कह रहा था कि अगर मैं चाहूं तो वो खूबसूरत राजकुमारी भी उठा लाऊं जो दूर उत्तरी इलाके में समंदर के किनारे रहती है। बादशाह ने जोश इश्तियाक से पूछा, ये वही राजकुमारी जो समंदर के किनारे कश्तियों में घूमती रहती है? हाकिम ने कहा, जी हुजूर, मैं उसी की बात कर रहा हूं। जाओ, आसिफ को फौरन बुलाओ। जब आसिफ को बुलाया गया तो बादशाह ने उसे हुक्म दिया कि वो राजकुमारी लाए। आसिफ हैरत से बोला, राजकुमारी? मैं तो ये भी नहीं जानता वो कहाँ रहती है, फिर मैं उसे कैसे ला सकता हूं? आज तक तो कोई भी उसे नहीं पकड़ सका। ये जवाब सुनकर बादशाह दोबारा नाराज हुआ और बोला, तो तुम मेरी इताअत नहीं करोगे? जाओ, 6 दिन के अंदर वो राजकुमारी हमारे सामने लाओ, वरना तुम्हारी जान की सलामती नहीं रहेगी। आसिफ फिर दुखी दिल वापस अस्तबल लौटा। उसने सारा मामला अपने नन्हे घोड़े को सुना दिया। घोड़े ने कहा, घबराओ मत, फौरन एक रेशमी खैमा हासिल करो और सोने चांदी के बर्तन और सबसे उम्दा खाना साथ ले लो। हम सुबह सवेरे रवाना हो जाएंगे। आसिफ ने फौरन ये सब बंदोबस्त किया और अगले दिन सुबह अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। घोड़ा तेजी से दौड़ता गया। मजार इस पर सेकंडों में मीलों का फासला तय कर रहा था। आखिरकार वह समंदर के किनारे पहुंच गए, जहां दुनिया खत्म होती महसूस होती थी। घोड़ा रुका और आसिफ नीचे उतरा। घोड़े ने कहा, अब यहाँ अपना खैमा कायम करो और सोने चांदी के बर्तन उसमें सजा दो। फिर उन बर्तनों में वो तमाम लजीज खाने रख दो। आसिफ ने जब यह सब काम कर लिया तो घोड़े ने कहा, अब तुम छिप जाओ और देखते रहो। जब राजकुमारी आए और खैमे में दाखिल होकर खाने में मसरूफ हो जाए तो उसी वक्त उसे पकड़ना और मुझे आवाज दे देना। यूं आसिफ इंतजार करने लगा और खैमे की आड़ से समंदर की तरफ देखता रहा। कुछ ही देर बाद एक कश्ती नजर आई। कश्ती किनारे आकर रुकी और राजकुमारी कश्ती से उतरी और दौड़ती हुई खैमे की तरफ लपकी। राजकुमारी को देखकर आसिफ उसके हुस्न का दीवाना हो गया।
राजकुमारी खैमे में जाकर खाने में मसरूफ थी कि उसी वक्त आसिफ जाकर उसे पकड़ लिया और घोड़े को पुकारा। आ जाओ मेरे नन्हे घोड़े, आ जाओ। राजकुमारी भी चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? इतने में राजकुमारी ने गर्दन मोड़कर आसिफ का चेहरा देखा तो किसी हद तक मुतमिन हुई और कहने लगी, तुम कौन हो और मुझे क्यों पकड़ रहे हो? आसिफ ने जवाब दिया, मैं तो बस एक आम सा इंसान हूं जिसे लोग आसिफ कहते हैं। मैं तुम्हें बादशाह के पास ले जाने आया हूं। आखिरकार आसिफ राजकुमारी को लेकर शाही महल पहुंच गया। बादशाह राजकुमारी को देखकर बेहद खुश हुआ। यूं चंद दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन बादशाह ने शादी के लिए कहा, लेकिन राजकुमारी तैयार नहीं हुई। अगले दिन राजकुमारी ने आसिफ से कहा, आसिफ, मैं इस बादशाह से कभी शादी नहीं करूंगी। आसिफ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मत राजकुमारी, मैं अभी अपने नन्हे मुन्हे घोड़े से पूछता हूं, वो जरूर कोई हल निकालेगा। राजकुमारी और आसिफ घोड़े के पास गए और सारी बातें उसे सुना दी। घोड़ा बहुत संजीदगी से सब कुछ सुनता रहा, फिर बोला, इस बार तुमने मेरे सामने बहुत मुश्किल मसला रख दिया है। मैं जो मशवरा देता हूं उसे गौर से सुनो और उस पर अमल करो। उसके बाद घोड़े ने चुपके से दोनों को कुछ हिदायत दी। अगले दिन राजकुमारी बादशाह के सामने हाजिर हुई और बोली, आपने कहा था कि आपका दिल जवान है, लिहाजा अगर आप भी उतने ही जवान हो जाए जितना कि आपका दिल है तो फिर मैं आपसे शादी करूंगी। यह सुनकर बादशाह ने कहा, भला इंसान दोबारा जवान कैसे हो सकता है? राजकुमारी ने जवाब दिया, हुजूर, एक तरीका है। अगर इंसान बकरी के दूध में 1 मिनट के लिए डुबकी लगा ले तो फिर वो उतना ही जवान हो सकता है जितना कि उसका दिल है। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? राजकुमारी ने कहा, जी हाँ, हमारे मुल्क में ये आम कायदा है। अब आप खुद देख लीजिए कि आपका दिल वाकई उतना जवान है जितना आप कहते हैं। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि एक बड़ी सी दीग में बकरी का दूध भरकर पेश किया गया। नौकर दौड़ कर गए और थोड़ी ही देर में एक बड़ी सी दीग बकरी के दूध से भरी हुई ले आए। तमाम दरबार में मौजूद लोग हैरत से ये मंजर देख रहे थे। बादशाह ने दूध में गोता लगाया। बादशाह का सारा जिस्म दूध के अंदर डूब गया। सब लोग 1 मिनट के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन 1 मिनट घंटे जैसा लगने लगा। आखिरकार वक्त मुकम्मल हुआ। दूध से बाहर निकलकर बादशाह बड़ी फौर से राजकुमारी की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। दरबार में मौजूद लोग एक दूसरे से सरगोशी करने लगे और कहने लगे, अरे ये बादशाह तो बिल्कुल नहीं बदला। राजकुमारी आगे बढ़कर बादशाह से बोली, महाराज, मुझे अफसोस है मगर अब ये साबित हो गया है कि आपका दिल इतना जवान नहीं जितना आप सोचते हैं। बादशाह ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या वाकई मैं अब जवान और खूबसूरत नहीं? राजकुमारी ने फौरन पलक झपकाते हुए बादशाह के सामने आईना पेश कर दिया। आईने में बादशाह ने अपनी वही बदसूरत शक्ल देखी तो वो बड़े अफसरदा लहजे में बोला, तुम बिल्कुल दुरुस्त कहती हो, मैं बहुत बुरा हो चुका हूं, लेकिन तुम इतनी कमजोर नहीं कि मेरी शादी न करा सको। इस पर बादशाह ने कहा, हाँ, मैं अभी इंतजाम कर देता हूं। ये कहते हुए बादशाह ने फौरन राजकुमारी की शादी आसिफ से करा दी और दोनों को बेशुमार तोहफे दिए। आसिफ और राजकुमारी उस नन्हे मुन्हे घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी के मुल्क की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में आसिफ ने कहा, आज हमें ये सारी खुशी इसी जादुई घोड़े की होशियारी की बदौलत मिली है। बकरी के दूध में गोता लगाने की तरकीब वाकई उसने बड़ी अक्लमंदी से बताई। ये कहकर दोनों हंसने लगे और सफर जारी रखा। यूं हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा।